हेलो बच्चों, कैसे आप सब बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं शाखा खाते के अंतर्गत आश्रित शाखा की दशा में मुख्य कार्यालय की पुस्तकों में अंतिम खाता विधि से किस प्रकार से लिखित तैयार किए जाते हैं। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अंतिम खाता विधि, इसमें अंतिम खाते साथ में बनाए जाते हैं और शाखा खाता भी बनाया जाता है। तो अंतिम खाते के अंतर्गत व्यापार खाता और लाभ हानि खाता बनाना हम सीखने वाले हैं। और इस विधि में जो शाखा खाता बनाया जाता है वह व्यक्तिगत खाते की तरह बनाया जाता है, पर्सनल अकाउंट की तरह बनाया जाता है। जैसा कि पहले हम पढ़ चुके हैं कि शाखा खाता को देनदार विधि में एक नाम मात्र खाते की तरह अर्थात नॉमिनल अकाउंट की तरह बनाया जाता था, उससे हम लाभ हानि ज्ञात कर पाते थे। अंतिम खाता विधि में जो शाखा खाता है वो व्यक्तिगत खाते की तरह बनेगा और इससे भी हम लाभ हानि ज्ञात कर पाएंगे। तो सवाल हल करने के लिए हम एक उदाहरण को हल करते हैं और उदाहरण इस प्रकार से है। उदाहरण है कि पटेल ब्रदर्स ने एक नई खोली गई शाखा को 1,14,000 का माल भेजा, जिसमें लागत पर 25% लाभ सम्मिलित किया। अर्थात जो माल भेजा गया है वह लागत मूल्य पर न भेजकर उसको बीजक मूल्य पर भेजा गया है, उसमें 25% का लाभ अर्थात लोडिंग जोड़ा गया है। तो जब लाभ जोड़ा जाता है तो लाभ ज्ञात करने के लिए तो हमको समायोजन प्रविष्टि करनी पड़ती है, स्टॉक संचय का लेखा करना पड़ता है, या फिर हम इसे लागत मूल्य में बदल लेते हैं। अर्थात 1,84,000 को हम जो अभी बीजक मूल्य पर दिया गया है इसको लागत मूल्य पर बदल देंगे। तो निम्नलिखित विवरणों से आपको शाखा का व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और शाखा खाता तैयार करना है। जानकारी दी गई है, विक्रय दिया गया है, नगद विक्रय, उधार विक्रय, ठीक है। प्रधान कार्यालय को भेजी गई रोकड़, प्रधान कार्यालय को वापसी, प्रधान कार्यालय द्वारा किए गए व्यय दिए गए हैं। शाखा के लिए प्रधान कार्यालय द्वारा खरीदी गई सेफ अर्थात तिजोरी खरीदी है 16,000 की दिया गया है। अंतिम रहती है जो दिया गया है 12,000 का, वह बीजक मूल्य पर दिया गया है। सेफ पर अर्थात तिजोरी पर आपको 10% का ह्रास लगाना है। तो आपको क्या क्या बनाने के लिए कहा गया है? व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और शाखा खाता। तो पहले हम व्यापार और लाभ हानि खाता बना लेते हैं। तो शुरू करते हैं बच्चों। व्यापार और लाभ हानि खाता इन द बुक्स ऑफ पटेल ब्रदर्स, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, भोपाल ब्रांच, और प्रारूप बन जाता है। सबसे पहले आप जानते हैं व्यापार खाते में जो मदें लिखी जाती हैं, लागतों को डेबिट पक्ष में लिखा जाता है और आगमों को, ठीक है, जिसको आगम होती है, इनकम होती है, इनको क्रेडिट पक्ष में लिखा जाता है। तो जो हम माल क्रय करते हैं या शाखा को माल भेजते हैं उसको हम डेबिट पक्ष में लिख देंगे, टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। और चूंकि प्रश्न में आपको पता है कि 1,84,000 जो दिया गया था यह बीजक मूल्य दिया गया है और इसमें से कुछ माल वापस भी हो गया है, ठीक है, प्रधान कार्यालय को माल वापस कर दिया गया, तो इसको हम माइनस कर लेते हैं और जो भी आएगा उसका हम लागत मूल्य ज्ञात कर लेंगे, क्योंकि ये तो जो 1,84,000 है ये तो लागत प्लस लाभ दिया गया है। तो पहले हम गणना कर लेते हैं कि कास्ट प्राइस कितनी होगी भेजे गए माल की, ठीक है। तो गुड सप्लाई टू ब्रांच कितना था? वह था 1,84,000 का। इसमें से 4,000 का माल रिटर्न हो गया है तो हमने इसको माइनस कर दिया, अब बच जाता है 1,80,000। बच्चों जो 1,80,000 बचा है इसमें लाभ की राशि शामिल है, अर्थात ये 100 प्लस रेट, जो भी लाभ का रेट दिया गया है, दर दी गई वह है। यहाँ पर 25% दिया गया है, अर्थात ये जो है 125 के बराबर है। तो इसे हल करने के लिए क्या कर देंगे, हम एक सूत्र का प्रयोग करेंगे। कास्ट ऑफ प्राइस कैसे निकालेंगे? 1,80,000 में हम गुणा कर देंगे 100 का और भाग कर देंगे 125 का। 125 का क्यों? क्योंकि यह बीजक मूल्य पर दिया गया है, तो हमको लागत प्राइस ज्ञात हो जाएगी। तो लागत प्राइस आ जाती है 1,44,000 और इस 1,44,000 को हम लिख देंगे टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट। इसके बाद प्रश्न में दिया गया है विक्रय दिया गया है। विक्रय का लेखा सभी जानते हैं किस पक्ष में करना है, क्रेडिट पक्ष में करना है, बाय सेल्स और कैश सेल्स दिया गया है और क्रेडिट सेल दिया गया है। कैश सेल्स है 20,000 का और क्रेडिट सेल है 1,49,200 का। टोटल हो जाता है 1,69,200। इसके बाद क्लोजिंग स्टॉक दिया गया है, कितना दिया गया है देख लेते हैं। ये दिया गया है 12,000 का, लेकिन किस मूल्य पर दिया गया है? बीजक मूल्य पर दिया गया है। जब बीजक मूल्य पर दिया गया है तो हमें फिर से इसका लागत प्राइस ज्ञात करना पड़ेगा और वही फार्मूला है जो अभी हमने उपयोग किया था। तो कर लेते हैं। क्लोजिंग स्टॉक का जो इनवॉइस प्राइस है वो 12,000 है, इसमें से हम जो है कास्ट प्राइस ज्ञात कर लेंगे। तो कास्ट प्राइस कैसे ज्ञात करेंगे? 12,000 गुणा 100 बटे 125 और कितना निकल के आता है? 9,600। तो हम लिख देंगे यहाँ पर 9,600। इस प्रकार से जितने भी मद
आ सकती थी व्यापार और लाभ हानि खाते में, हमने लिख ली है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो नहीं दिए गए हैं। तो किसी प्रकार का कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिया गया। जो व्यय दिए गए हैं वो अप्रत्यक्ष व्यय है, जिनका लेखा लाभ हानि खाते में किया जाएगा। ठीक है, तो दोनों पक्षों का हमने योग कर लिया। ठीक है, और क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है 1,78,800, तो डेबिट कर लिए हमको 1,78,800 बना देना है, और अंतर की राशि ग्रॉस प्रॉफिट हो जाएगी, जो हम आगे लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर देंगे, जो निकल के आ रही है 34,800। इस 34,800 को हमने लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया। अब इसमें जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उनको हम डेबिट में लिख देंगे। तो कौन कौन से एक्सपेंसेस दिए गए थे, यहाँ पर दिए गए थे प्रधान कार्यालय द्वारा किए गए व्यय थे जो 4,000 के थे, तो हम लिख देते हैं टू एक्सपेंसेस 4,000। इसके बाद लिखा हुआ था सेब पर 10% का ह्रास लगाना है। सेब कितने का खरीदा था हमने, 16,000 का, 10% कितना जाएगा, 1,600 रुपये, तो लिख देंगे टू डेप्रीसिएशन ऑफ सेब, कितने का, 1,600 रुपये का। इस प्रकार से हमने यहाँ पर मध्यम पर लेखा कर लिया है। अब हम दोनों पक्षों का योग कर लेंगे। क्रेडिट पक्ष का योग अधिक है 34,800, और अंतर की राशि को डेबिट में लिख दिया जाएगा, और इसे कहाँ, लाभ हानि खाते में, सामान्य लाभ हानि खाते में हस्तांतरित कर दिया जाएगा, जो कि निकल के आता है 29,200। तो इस प्रकार से बच्चों हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना सीख लिया। कुछ नया इसमें था नहीं, सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि इसमें जो सवाल है वह बीजक मूल्य पर दिया गया है, तो हमने उसको लागत मूल्य में परिवर्तित कर लिया। अब हम बना लेते हैं शाखा खाता। बच्चों अब हम शाखा खाता बना लेंगे, भोपाल ब्रांच अकाउंट। ठीक है, तो भोपाल ब्रांच अकाउंट में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंसेस को लिखेंगे, टू बैलेंस बीडी। लेकिन चूंकि प्रश्न में हम जानते हैं किसी प्रकार का कोई ओपनिंग बैलेंसेस नहीं दिया गया था, ना डेटर्स का, ना स्टॉक का, ना किसी प्रकार की कोई अन्य संपत्ति का। तो अब हम सीधा इसमें टू गुड सप्लाई टू ब्रांच अकाउंट को लिख देंगे। और चूंकि प्रश्न में हम जानते हैं कि माल तो भेजा गया था कितने का, जो है 1,84,000 का भेजा गया था, लेकिन ये तो बीजक मूल्य था, और सवाल को हम कर रहे हैं लागत मूल्य पर। तो लागत मूल्य पर सवाल को हल करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका लागत मूल्य लिखना पड़ेगा, जो कि हमने ज्ञात कर लिया है। कितना आया था, 1,44,000। ठीक है, तो इसका हम लेखा कर लेते हैं 1,44,000। इसके बाद जो भी मुख्य कार्यालय के द्वारा शाखा की ओर से खर्चे किए गए हैं उनका लेखा हम कहाँ कर देंगे, डेबिट पक्ष में कर देंगे। और मुख्य कार्यालय ने शाखा की ओर से एक सेब भी खरीदा था, उसका लेखा भी हम कहाँ कर देंगे, डेबिट में कर देंगे। देखिएगा यहाँ पर जो खर्चे हुए थे, ये हुए थे प्रधान कार्यालय द्वारा किए गए वे 4,000 थे, और शाखा के लिए प्रधान कार्यालय के द्वारा 16,000 का सेब खरीदा था, इसका लेखा हम डेबिट साइड में कर देते हैं टू बैंक अकाउंट। एक्सपेंसेस के कितने थे, 4,000 थे, और सेब के थे 16,000, दोनों को जोड़ के हमने 20,000 लिख दिया। इसके बाद जो भी विक्रय हुआ है और विक्रय से प्राप्ति हुई है, और उधार विक्रय के बाद देनदारों से जो प्राप्ति होगी उसका लेखा हम कहाँ कर लेते हैं, क्रेडिट साइड में कर लेते हैं। यह तो देनदार विधि की तरह ही करना है। क्या लिखना है, बाय बैंक अकाउंट। और जो कैश सेल्स हुआ है वह तो 20,000 का है, और जो देनदारों से राशि प्राप्त हुई है वह कितनी दी गई है, वह हम देख लेते हैं प्रश्न में। तो प्रश्न में लिखा है कि प्रधान कार्यालय को भेजी रोकड़ 1,61,200, लेकिन ये नहीं लिखा है कि हमको उधार विक्रय के बाद देनदारों से कितनी राशि वसूल हुई है। ठीक है, तो कैसे ज्ञात करेंगे, उधार विक्रय तो हुआ है तो देनदारों से वसूली भी हुई होगी, तो कितने की वसूली हुई है यह हम समझ लेते हैं। समझिएगा बच्चों, यहाँ पर लिखा है कि प्रधान कार्यालय को कितनी राशि भेजी हमने, 1,61,200, जबकि हमको नगद विक्रय कितना हुआ था, मात्र 20,000। बाकी का पैसा कहाँ से आया होगा, बाकी का पैसा स्वाभाविक है कि हमको देनदारों से राशि प्राप्त हुई, अर्थात शाखा को देनदारों से राशि प्राप्त हुई होगी, और उसी राशि को और नगद विक्रय की राशि को मिला करके उसने किसको भेज दिया है, प्रधान कार्यालय को भेज दिया है। ठीक है, क्योंकि शाखा अपने पास नगद नहीं रखती है, जितना भी उसको कलेक्शन होता है वह अपने प्रधान कार्यालय को भेज देती है। तो गणना कर लेते हैं हम पहले किसकी, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना निकलेगा। तो पहले हम समझ लेते हैं कि हमको कितनी राशि हमने भेजी है, 1,61,200 भेजी है, उसमें से 20,000 को हम माइनस कर देंगे, बाकी का पैसा हमको किससे मिला होगा, देनदारों से मिला होगा 1,41,200।
ठीक है। तो इन दोनों को जोड़ के लिख देंगे 1,61,200, क्योंकि जो है शाखा ने प्रधान कार्यालय को 1,61,200 भेजे थे, जिसमें से कैश सेल्स के 20,000 भेजे होंगे और शेष बच रहे थे कितने, 1,41,200, जो कि हमको देनदारों से प्राप्त हुए होंगे, और देनदारों की राशि को भी हमने प्रधान कार्यालय को, हेड ऑफिस को भेज दिया। इसके बाद अब हमको क्या लेखा करना है देख लेते हैं प्रश्न में। इन संबंधों का हम लेखा कर चुके हैं, ठीक है, शेष का लेखा कर चुके हैं। अब हमको अंतिम शेष लिख लेने हैं बाय बैलेंस सीडी। किस किस का बैलेंस शेष होगा देखिएगा, स्टॉक का होगा। स्टॉक की राशि हम अभी अभी ज्ञात कर चुके हैं, कितना आया था, पिछले खाते में हमने ज्ञात किया था, ये आया था 9,600, तो लिख देते हैं 9,600। इसके बाद क्या है, सेफ है हमारे पास। सेफ कितने का था, 16,000 का खरीदा था। 16,000 में से आपको पता है 1,600 रुपये का ह्रास लग गया। अब कितने का बचा होगा, 14,400 का, ठीक है। सेफ था 16,000 का, ये लिखा है 16,000 का, इसमें से ह्रास लगा है, ठीक है, जो कि हमने लाभ हानि खाते में लिखा था। देखिएगा ये ह्रास, तो शेष में से हम ह्रास को घटा देंगे तो क्या निकल आएगा, हमारा शेष निकल आएगा, जो आ गया 14,400। इसके बाद बच्चों क्या बचा हमारा, डेटर्स। अब डेटर्स की राशि हम ज्ञात कर लेते हैं, ठीक है। तो डेटर्स अकाउंट बना लेंगे हम। तो बच्चों बना लेते हैं डेटर्स अकाउंट, और डेटर्स अकाउंट का प्रारूप बना लिया है हमने। सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखा जाता है, ठीक है, जो भी प्रश्न में नहीं दिया गया है तो सीधा हम लिख लेंगे। टू क्रेडिट सेल कितने का था, 1,49,200 का। इसमें से हमको राशि प्राप्त हो गई है बाय बैंक, अभी हमने ज्ञात किया था, कितना आया था, ये आया था 1,41,200, तो लिख देंगे 1,41,200। अब दोनों पक्षों का हम योग कर लेंगे और अंतर की राशि निकाल लेंगे। अंतर की राशि निकल के आती है 8,000, अर्थात ब्रांच डेटर्स अकाउंट का शेष जो है वह 8,000 रुपये है, ठीक है। इस प्रकार से हमने दोनों पक्षों का योग कर दिया और हमने राशि निकाल ली है। जो अंतिम देनदार हैं वह 8,000 के हैं, तो यहाँ लिख देते हैं 8,000, ठीक है। और कुल राशि हो जाती है 32,000। इसके बाद हम दोनों पक्षों का योग कर लेंगे और योग आ रहा है 1,93,200। क्रेडिट पक्ष का योग देखें तो डेबिट में राशि लिख दी जाएगी और यह लाभ होगा, ठीक है, 1,93,200। और अंतर की राशि लिखा जाएगा टू जनरल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इसको नेट प्रॉफिट भी कहते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट है हमने जो पहले ज्ञात किया है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 29,200 ही आना चाहिए। तो क्या आ रहा है, जी हाँ आ रहा है, अर्थात हमने यहाँ पर टैली भी कर लिया कि हमने जो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया था वह सही बनाया था। तो इस प्रकार से हमने भोपाल ब्रांच अकाउंट बना लिया है और उसका लाभ भी ज्ञात कर लिया है। तो आज हमने अंतिम खाता विधि से शाखा खाते किस प्रकार से बनाए जाते हैं यह सीख लिया है।